नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। इस समय हम विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में हैं और यहाँ पर 3 दिवसीय विश्व रंग महोत्सव चल रहा है। इसमें 50 से अधिक देशों के वक्ता आए, हिंदी से भी आए और अलग अलग विषयों पर अपने वक्तव्य दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार लीलाधर मंडलोई साहब हैं, जो दूरदर्शन के भी पूर्व निदेशक रहे हैं और देश का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो ज्ञानपीठ, जो भारतीय साहित्य में नोबल माना जाता है उसको, आप 5 वर्ष तक उसके निदेशक रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आपका सिनेमा में वक्तव्य सुना, बहुत अच्छा है। आपकी किताबें हम पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। तो बात यह है कि जो पुरस्कारों को लेकर सिनेमा में भी, संगीत में भी और साहित्य में भी पुरस्कारों को लेकर जो मार्केटिंग कहना चाहिए, वो इसलिए कहना चाहिए कि जो बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार हैं उनको भी ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार काफ़ी बाद में मिले हैं। मतलब उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन, उनके लेखन का मूल्यांकन होना था उस समय, कईयों को नहीं मिल पाए हैं। तो आज की जो नई पीढ़ी है वो लिखती बाद में है, पहले मार्केटिंग करती है और वो पुरस्कार हासिल भी कर लेती है। तो ऐसे कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों को उस बात का तो दुख नहीं होता, लेकिन उनके बच्चे, उनके दोस्त यार कहते हैं कि यार आपको क्यों नहीं मिला। जैसे कि मैं सिनेमा का बताता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 550 फिल्में की, एक से एक फिल्में की, लेकिन उनको पद्मश्री तक नहीं मिला था। तो उनकी पत्नी कई बार मुझे कहती थी केशव आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन प्यारेलाल जी मना कर देते। पिछले वर्ष उनको पद्म भूषण का घोषणा हुई। तो ये साहित्य में, सिनेमा में जो पुरस्कारों को लेकर ये देर सवेर क्यों होती है और चयन समिति जल्द निर्णय क्यों नहीं लेती? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रतिष्ठित पुरस्कार, जी चाहे पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, दादा साहब फाल्के हो, ये वर्ष में एक बार दिया जाता है। जी लेकिन उसको प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो एक तरह से जिनका बहुत शीर्ष स्थानीय काम है, वो एक से अधिक है। तो मिलेगा तो किसी एक को। जी। ये भी होता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत देर से मिलता ये है। क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि जैसे मैंने कहा, साहित्य अकेडमी है, साहित्य या भारतीय ज्ञानपीठ है। भारतीय ज्ञानपीठ में हर 2 वर्ष में हिंदी का नंबर आता है ना। ठीक है। तो 2 वर्ष तक वो किताबें कंसिडर ही नहीं की जाएंगी, प्रत्याशी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो नियम है। क्योंकि आपको संविधान द्वारा स्वीकृत जो 23 भाषाएं हैं 22 से और जो 22 है, जी उनमें पुरस्कार देने हैं। तो अगर किसी एक भाषा। हिंदी वाले को हाँ। या किसी एक मलयालम भाषी को जब मिला एक बार, तो उसका नंबर कब आएगा? लेकिन हो सकता है कि दूसरी भाषाओं में उससे ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग हों, या खुद मलयालम में प्रतिष्ठित हों, लेकिन अब मलयालम को अगर इस साल मिल गया है तो अगले साल नहीं मिलेगा। आप 5 वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार के निदेशक रहे हैं, तो ये चयन प्रक्रिया कैसी होती है? उनकी पुस्तकें आप मंगाते हैं या वो भेजते हैं लेखक, किस तरह नहीं, से होती है? उसमें बड़ी विस्तृत व्यवस्था है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान की जितनी लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस हैं, जी साहित्यिक संस्थाएं हैं, उन सब से लिख के नॉमिनेशन मंगाया जाता है। उसके अलावा स्वतंत्र रूप से आप भी किसी को नॉमिनेट करके भेज सकते हैं। भेजने के बाद पहले उनके ऊपर विचार होके, उसकी स्क्रीनिंग होके एक सूची बनती है। ये प्रक्रिया शुरू से चल रही थी? ये शुरू से अब सरकार ने ये नहीं, इसका पद्मश्री, पद्म भूषण सरकार ने 2-4 साल पहले से ये लागू किया है नहीं, कि ऑनलाइन ज्ञानपीठ में पहले से चल रही है। पहले से चल रही है। जब से आरंभ हुआ है, जी उसका संविधान नहीं बदला है। जी तो वो सारे लोग भेजते हैं, आप भेजते हैं, फिर उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बनती है, उसमें भी साहित्यकार होते हैं। तो वो गुण दोष के अलावा, साहित्यिक स्टेचर के अलावा जो किताबें आई हैं, उनके मूल्यांकन के आधार पर एक शॉर्ट लिस्टिंग करती है। शॉर्ट लिस्टिंग फिर जाती है प्रवर समिति में, जो सबसे बड़ी समिति है, जो सारे भाषाओं के जो प्रतिनिधि होते हैं वो उसमें होते हैं मोस्टली, है ना।
वो सारे लोग मिलके जी। फिर उन किताबों को केंद्र पे रख कर कभी 2 घंटे की, कभी 3 घंटे की, कभी 2 दिन की चर्चा करते हैं अच्छा। और उसके बाद सर्वसम्मति से किसी एक का नाम और स्वीकृत निष्पक्ष होता होता है। है। हाँ, अच्छा, इसमें ज्ञानपीठ में ये है क्या कि युवा लेखक को ज्ञानपीठ मिल जाए, क्योंकि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के लिए एक बार क्या है, अब इंदौर की गायिका है पलक मुछार, उसकी माँ ने कहा कि भाई पद्मश्री मिलना चाहिए, तो वहाँ पर अधिकारियों ने कहा इसको बाल सफ़ेद करना पड़ेंगे, अभी से नहीं मिल जाएगा। तो क्या साहित्य ज्ञानपीठ के लिए भी इस तरह का कि आज के कोई किसी युवा लेखक का बहुत। नहीं, युवा के लिए तो उन्होंने नया पुरस्कार ही स्थापित किया था, नवलेखन पुरस्कार। जी। और एक मानद अलंकरण स्थापित किया था, वो ज्ञान गरिमा अलंकरण के नाम से। हालांकि उसमें से कुछ पुरस्कार अब बंद हो गए। एक मोती देवी है जो सिर्फ भाषाओं के लेखकों को दिया जाता था, वो अभी भी चालू है। तो वहाँ पर नवलेखन पुरस्कार भी था जो एकदम नए लोगों को दिया जाता है, वो अभी तक दिया गया है, लगभग 3 साल पहले तक दिया गया है। जी। फिर उसके बाद बहुत सारे पुरस्कार उस तरह के शुरू हो गए नवलेखन की तर्ज पर, तो वो पुरस्कार अभी। फिल्मों में तो निश्चित रूप से खरीदे जाते हैं, ये बिल्कुल, इसमें कोई शक या गुंजाइश नहीं है। साहित्य में इस तरह से होता है। मेरे देखने में तो नहीं आया, जी। क्योंकि खरीद फरोख्त जैसी बात तो नहीं आई, लेकिन हाँ, लोग अपने अपने प्रभावों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जरूर ये होता है। वो सुनने में आया है। जी, वो सुन में अच्छा, आप तो दूरदर्शन के निदेशक भी रहे हैं, आपके कार्यकाल में अच्छे अच्छे सीरियल्स भी आए। बीच में अब ये सीरियल्स वगैरह बंद हो गए, अभी अभी शुरू किया है जिसमें हमारे मित्रों को भी मिला है, 250-250 एपिसोड मिले हैं। तो दूरदर्शन साहित्य को, संगीत को, सिनेमा को, धरोहर को, सबको संभाल के रखता था, सजाता था और नई पीढ़ी को अवगत भी कराता था। लेकिन बीच में बिल्कुल ही बंद हो गया दूरदर्शन, कोई ऐसे सीरियल नहीं आ रहे, कोई संदेश प्रधान या प्रेरणादायी। वापस उसी उस पर आ रहा है क्या दूरदर्शन? देखिए, सारी चीज़ों का एक अनिवार्य संबंध होता है। किसी समय विशेष में जो भी सबसे बड़े अफसर आते हैं, वो क्या नीति निर्धारण करते हैं, और वो नीति निर्धारण इस आधार पर करते हैं कि भाई आपके पास फाइनेंस है कि नहीं है। सरकार करेगी या पहले सरकार सारे कार्यक्रमों के लिए पैसा देती थी, अब वो बोलती है कि आप बनाओ, आप कमाओ और उसके आधार पर करो। अब इतने सारे चैनल आ गए हैं, तो जो मार्केटिंग सेटअप है, वो मार्केटिंग सेटअप मतलब रुपए तो मार्केट में उतने ही है, जी। लेकिन जो पहले दूरदर्शन को मिलता था अब सारे चैनल्स को मिलता है, विज्ञापन दाता तो वही है। तो वो जो पाई थी, यानी कि वो केक जो था, वो टुकड़ों में कट के कुछ यहाँ चला गया, कुछ वहाँ चला गया, कुछ वहाँ चला गया, तो दूरदर्शन के लिए भी नहीं बचा। एक अंतिम प्रश्न है कि जो बड़े बड़े नामी साहित्यकार हैं, प्रेमचंद है, अमृतलाल नागर वगैरह वगैरह, सब ये मुंबई आए लेकिन एक एक दो दो फिल्में करके चले गए, क्योंकि उन्होंने लिखा और जब निर्देशक ने कहा कि नहीं हम इसमें ये फेरबदल करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पसंद नहीं, जो हमने लिखा वैसे होना चाहिए। समझाया भी कि ये मीडियम अलग है, इसमें हम तो कुछ कटता है तो अच्छा होता है, कुछ नया जुड़ता है अच्छा होता है। आज की जो नई पीढ़ी है उसको बिल्कुल शिकायत नहीं होती, उसका उपन्यास आया, उसके राइट्स लिए, वो सहमत पूरी तरह से छूट देता कि जैसा आपको करना है वैसा करिए। तो ये जो साहित्यकार हैं ये ठीक करते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी एक और काम करती है, लिखने के साथ ही वो अपने मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म देख लेती है कि कैसे मेरी बेस्ट सेलर में आ जाए, कैसे मेरे उपन्यास को फिल्म वालों तक पहुंच जाए। तो ये नई पीढ़ी आज कर रही है। देखिए, नई पीढ़ी बहुत प्रैक्टिकल पीढ़ी है, जी। उनको अगर सरवाइव करना है, क्योंकि एक तो होता यह है कि जो पुराने लेखक होते हैं उनकी एक जगह फिल्म इंडस्ट्री में भी होती, सब जगह होती, लोग उन्हीं से लिखवाते हैं। नए लोगों से लिखवाना जो होता है, तो नए लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि भैया आप तो हमारा नाम जाना चाहिए, बाजारवाद। हाँ नाम जाना चाहिए, बाकी आपको जो परिवर्तन करना है कर लीजिए, आपको उसमें सेक्स डालना है, ये डालना है, वो डालना है, 4 गाने और डालने हैं, तो वो कर लीजिए आप, हमारा नाम होना चाहिए। प्रैक्टिकल है वो उनके लिए। उनका उपन्यास साहित्यिक मूल्यवत्ता की रचना ना होके एक प्रोडक्ट है, वो उसको प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। हमने लिखा ये हमारा प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट है तो सेल भी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग
उस तरह के समझौते के रास्तों पर है, साहित्य लेकिन ये जगत- सारे लोग नहीं करते। बस एक और है, साहित्य जगत में लीलाधर मंडलोई का बड़ा नाम है, और ये विश्व रंग में भी आपकी भूमिका, विश्व रंग के बारे में बस अंतिम सवाल। देखिए, विश्वरंग का सपना हम लोगों ने 2018 में देखा था, और हमने कोशिश ये की थी कि जितने भी फेस्टिवल चल रहे हैं उन फेस्टिवल से ये फेस्टिवल थोड़ा उदात्त हो, यानी सिर्फ एक ही धारा के लोग इसमें ना आए, सारी धाराओं का प्रतिनिधित्व हो, और वो आर्ट में भी हो, और संगीत में भी हो, और दूसरी जितनी भी रूपंकर विधाएं हैं हमने उनको भी शामिल किया। तो हम लोगों की सोच में ये जो समाज में जो परिवर्तन की आकांक्षा होती है वो किसी भी रास्ते से हो, किसी भी कला के माध्यम से हो, उसको एक जगह मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जगह देने का प्रयास किया जाना चाहिए जो हाशिए पर है, जिनको कोई और नहीं बुलाता है लेकिन उनका महत्वपूर्ण काम भी है। और अगर महत्वपूर्ण काम नहीं भी है तो वो कम से कम ये आकर जाने कि भाई महत्वपूर्ण काम हमारे दृश्य में क्या होता है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से विचार कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो साहित्य की जो धारा है, संस्कृति की जो धारा है, उसमें संवाद करने से, उसको समझने से आपका लिखना और आपका अभिव्यक्ति का जो भी माध्यम होगा वो बहुत सशक्त होगा। तो हम लोगों ने सबके लिए एक स्पेस निकाली है। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि आप इनको क्यों रखते हैं, ये तो कोई बहुत बड़े रचनाकार है नहीं। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे केंद्र में रचनाकार हैं, बड़े और छोटे नहीं, इसलिए सभी धारा के लोग, अब जैसे इसमें नंद किशोर आचार्य आए हैं, वो सबसे वयोवृद्ध हैं, या हमने मॉरिशस से धुरंधर जी को आमंत्रित किया, वो यहाँ के वरिष्ठतम हैं, लेकिन वहाँ यहाँ के युवा लोग भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरी धारा के लोग भी हैं। आपकी साहित्य की यात्रा में कहानियाँ, कविता, उपन्यास, करीब 25-30 पुस्तकें आ चुकी ना? नहीं, मेरी करीब 50 किताबें आ गई, 50। और मैं कविता के साथ कथेतर विधाओं में लिखता हूँ। मैंने जानबूझकर कहानी और उपन्यास नहीं लिखे। चलिए सर, धन्यवाद। धन्यवाद।